मोहब्बत आज की किस्त कहकर जाने ही लगा था कि महानूर बोली, तो तुम कौन से मेरे महरम हो। मीर ने एक नज़र उसकी जानिब देखा और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया। वो उससे अचानक सी इब्तिदा के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सीधी उसके सीने से आ लगी। चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी करते हैं, मगर एक बात याद रखना कि मुझे मेरी चीज़, ख्वाब फिर वो कोई चीज़ हो या कोई जीता जागता इंसान, शराकत पसंद नहीं। ये कहते हुए उसने उसके होंठों पे लगे लिप ग्लॉस को बेदर्दी से रगड़ा था और उल्टे कदमों वापस पलट गया था। महानूर की आंखों से बेशुमार अश्कों की बरसात होने लगी थी। या अल्लाह, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे, खुद से कहते हुए रोते हुए वो नींद की वादियों में उतर गई थी। अगली सुबह जब दाइम की आंख खुली तो देखा कि वो काफ़ी लेट उठा था। कमरे में चेक किया तो मिशाल कहीं दिखाई ना दी थी। वो सोच में पड़ गया कि कहाँ जा सकती है। इस टाइम दिन के 12 बज रहे थे। आज का दिन दाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज उसने और उसकी दादी ने मिशाल के उसके प्रपोज़ल लेके जाना था। सो वो शावर लेने चला गया था। दरअसल महानूर और मिशाल की एक फ्रेंड की बहन का आज रिसेप्शन था, तो वो दोनों अटेंड करने गई थी। दाइम और उसकी दादी दोनों शाह मेंशन पहुंच चुके थे। गार्ड ने इन्हें बाहर ही रोक लिया और अंदर पूछने गया, साहब वो कुछ लोग आए हैं बाहर, मिशाल बीबी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा तुम उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, आता हूँ। अफान शाह ने कहा, जी बेहतर साहब। दोनों अंदर ड्राइंग रूम में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। दाइम ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोगों को कोई बात करनी थी मिशाल के बारे में। जी भाई साहब, ये दाइम है मेरा पोता, ये आपकी भतीजी मिशाल को पसंद करता है, इससे शादी का ख्वाहिशमंद है। क्या होश में तो हैं आप? ये क्या बकवास कर रही हैं? आप अपने पोते को देखें और मेरी भतीजी देखें। हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और तुम 2 टके के लड़के अपनी औकात भूल गए थे क्या, जो अफान शाह की पोती से शादी के ख्वाहिशमंद थे। दाइम खुद पे ज़ब्त किए सब सुन रहा था, जबकि आइमा बेगम को अपनी इस कदर बेइज्जती देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कितने अरमान थे उनके अपने पोते की शादी को लेकर। विशाल कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। वो तो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि तुम कैसे उसके पीछे पड़े थे, मगर उसने ये ही कहा है कि वो जवार से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी, और तुम बुढ़िया अपने इस 2 टके के पोते को लेकर निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकालूंगा तुम दोनों को। ये कहकर उसने आइमा बेगम को पीछे की जानब धक्का दिया। वो पीछे की जानब जा गिरी थी। दादी, दाइम चिल्लाया। खून की एक लकीर उनके सर से निकल रही थी। दाइम ने लहू टपकाती आंखों से अफान शाह को देखा। एक लम्हे के लिए वो भी उससे खौफजदा हो गए थे। उसने अपनी दादी को उठाया और बाहर निकल गया। हॉस्पिटल में चल चल कर उसके पाँव शल हो गए थे। अफान शाह ने उसे नफरत महसूस हो रही थी। इतने में एक नर्स बाहर आई और बोली, मिस्टर दाइम, आपकी पेशेंट की हालत खतरे में है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। दाइम अंदर की जानब भागा। दादी प्लीज़ आंखें बंद मत करना, आपका दाइम आपके पास, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ दादी। दाइम, मेरे बच्चे, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। ये लड़ाई तुम्हारी है, इसे तुम अकेले ही लड़ना। वादा करो कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगे, कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। वादा करो। आइमा बेगम की सांसें उखड़ रही थी। मैं वादा करता हूँ दादी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाएं, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, प्लीज़ दादी। दाइम कह ही रहा था कि आइमा बेगम की रूह परवास कर चुकी थी। दादी, 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 कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? जवाब देना दादी, प्लीज़ ऐसा मत करें। डॉक्टर, डॉक्टर, दाइम चीखा था। देखिए ना डॉक्टर, दादी मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? सॉरी मिस्टर दाइम, बट शी इज़ नो मोर। दाइम कुर्सी पर गिरने के इस अंदाज में बैठा था और आइमा बेगम को गले से लगाकर चीखता दादी। पूरा हॉस्पिटल दाइम दरानी की चीखों से लर्ज उठा था। मिशाल शाह, दाइम चीखता था, ये अच्छा नहीं किया तुमने, मेरे अंदर के शैतान को जगाकर बड़ी गलती कर दी।
तुम लोगों ने। नीली आंखों में खून उतर आया था, आंखों से आंसू मुसलसल जारी थे। वो रोते हुए एक मासूम बच्चा लग रहा था, वो जो खो जाता और उसे वापस लौटने का रास्ता मालूम नहीं होता था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, खौफ, शदीद खौफ महसूस हो रहा था। इस टाइम उससे, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अफान शाह, तुझे बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम दाइम दुरानी नहीं। तेरी भतीजी को तेरी आंखों के सामने से उठाकर ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज से दाइम दुरानी की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुझे बर्बाद करना है। एक अज़म से कहता हुआ दाइम तदफन के इंतज़ार करने लगा। जब मीर को पता चला तो वो भागता हुआ दाइम के पास पहुंचा और उसे बहुत दिलासा दिया। जब दाइम की हालत संभली तो उसने खुद उसे जाने को कहा, क्योंकि वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था। आयमा बेगम के गुजरे हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। दाइम खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। मिशाल हैरान भी थी और खुश भी थी कि उससे एक हफ्ते में दाइम ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया था, मगर उसे क्या पता था कि ये तूफ़ान पहले से आने। अफान शाह मिशाल के कमरे में दाखिल हुए थे। अरे चाचू, आप खड़े क्यों हैं? आईना, मिशाल मुस्कुरा कर बोली। मिशी बेटा, एक्चुअली मुझे आप एक कुछ बात करनी थी। जी चाचू कहें। बेटा, वो आपकी ज़मीन है ना जो हम सेल करने का इरादा रखते थे। दरअसल एक पार्टी वो ज़मीन खरीदना चाहती है। हाँ? मिशाल सोच में पड़ गई थी। क्या काम करते हैं वो? मिशाल ने सवाल किया। प्रॉपर्टी डीलर हैं। अच्छा, और कीमत कितनी देनी उन्होंने? 15 करोड़। हाँ ठीक है, क्या ख्याल है आपका? बेटा, मैं कह सकता हूँ, आपकी चीज़ है, आप खुद फैसला करो। ओके डन, इनको कॉल करके यस बोल दें। चलते हैं फिर कल। ओके बेटा। अफान शाह के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था, जबकि दाइम इनकी कल की प्लानिंग को देखते हुए अपना प्लान तैयार करने लगा था। अब बस उसे सुबह का इंतज़ार था।